हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पॉलिटेक्निक सेकंड सेम मैथमेटिक्स सेकंड। इससे पहले वीडियो में हमने प्रीवियस ईयर बोर्ड पेपर 2025 का पार्ट ए एंड पार्ट बी कंप्लीट कर लिया था। तो आज की वीडियो में हम पार्ट सी के क्वेश्चन करेंगे। पार्ट सी में टोटल हमें 10 क्वेश्चन मिलते हैं, बट उसमें से हमें 8 क्वेश्चन ही अटैम्प्ट करने होते हैं। मतलब हमारे पास ऑप्शनल क्वेश्चन होते हैं इसमें, ठीक है। उसमें से हम 8 क्वेश्चन करेंगे और सभी क्वेश्चन 2.5 मार्क्स का होगा। मतलब पार्ट सी टोटल 20 मार्क्स का होता है, ठीक है। आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड ए इनवर्स इफ़ ए इक्वल। ये इन्होंने एक मैट्रिक्स दे रखी है हमें और इसका हमें ए इनवर्स फाइंड करना है। इसको हम ए इनवर्स बोलते हैं, ठीक है। ए इनवर्स फाइंड करना है। तो हम ए इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं? ए इनवर्स का सबसे पहले फॉर्मूला होता है ए इनवर्स इक्वल एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होता है, देखते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए इसको मैं निकालना सिखाऊंगी और डिटर्मिनेंट ऑफ ए ये हमने पहले भी निकाला था। पहले वीडियो में 2/2 का डिटर्मिनेंट निकाला हमने, 3/3 का निकाला था। तो ये तो हमें आता है, पर फिर भी मैं बता देती हूँ कैसे निकालते हैं। सबसे पहले हम निकाल लेते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इसको हम बाद में निकालेंगे, ठीक है। उससे हमें ए इनवर्स मिल जाएगा। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैसे निकालते हैं हमने ये वाली मैट्रिक्स लिख ली। मैट्रिक्स ने हमने इसको डिटर्मिनेंट में लिखा है, डिटर्मिनेंट में लिख दिया हमने। और इसके जो सारे एलिमेंट थे उसको सेम ऐसे रख दिया। यहाँ पे 1 -1 1 ये सब ऐसे रख दिया, ठीक है। अब डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं मैंने बताया था। डिटर्मिनेंट निकालने का तरीका, सबसे पहले हम इसके कोरोस्पोंडिंग निकालते हैं बस। 1 के कोरोस्पोंडिंग निकालेंगे तो हमने क्या किया, 1 को हाइड किया, 1 की रो एंड 1 की कॉलम को हाइड किया हमने। 0 की मल्टीप्लाई करेंगे -1 में, माइनस कर देंगे 0 की मल्टीप्लाई 0 में, ऐसे किया। 1 को हमने बाहर रखा, ठीक है, ये वाला जिसको हाइड किया था। और 0 की मल्टीप्लाई -1 में, फिर माइनस करेंगे 0 की मल्टीप्लाई 0 में। तो 0 की मल्टीप्लाई -1 में करेंगे तो 0 ही आएगा, और इसमें करेंगे तो भी 0 आएगा। नेक्स्ट, इसमें हमें हमारा आता है माइनस, तो हमने माइनस लगाया यहाँ पे, ठीक है, माइनस लगाया। बट तो जब हम ये सेकंड वाला करेंगे ना, इसको हाइड करेंगे, -1 था तो एक माइनस इसका आ गया और एक हमारे पास फॉर्मूले में है तो प्लस हो गया, इसलिए मैंने यहाँ पे +1 लिखा पहले से ही, ठीक है। तो अब इसको हाइड करेंगे हम, इसको हाइड किया हमने सेकंड वाला रो, फर्स्ट वाली कॉलम जिसमें ये -1 आ रहा है। तो 0 की मल्टीप्लाई करेंगे हम 2 में और माइनस कर देंगे 1 की मल्टीप्लाई करेंगे 0 में। तो यही करा हमने, 0 की मल्टीप्लाई 2 में किया तो 0 आ गया। अब 1 की मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो 0 ही आएगा, तो ये भी 0 आ गया। नेक्स्ट, अब ये वाला 1, इसमें प्लस आता है, +1 लिख लिया हमने। अब इसको हाइड करेंगे, हाइड किया। तो अब 0 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे एंड 1 की मल्टीप्लाई -1 में करेंगे। तो 0 की 2 में करो 0 आ गया। फिर फॉर्मूले में हमारे पास आता है माइनस, बट 1 की मल्टीप्लाई -1 में करेंगे तो -1 आएगा, और एक माइनस हमारे पास पहले से ही था तो इसलिए ये प्लस बना, ठीक है, +1 आ गया। अब क्या हुआ, ये तो 0 है, इसमें हम 1 की 0 में मल्टीप्लाई करेंगे पूरा 0 हो गया। अब 1 की 0 में मल्टीप्लाई करेंगे पूरा 0 हो गया, 0 + 0 0 ही आएगा प्लस। अब 0 और 1 1 होता है, 1 की 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 1 आ गया। तो 0 + 0 + 1 1 आ गया, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट इसका क्या आ गया, 1 आ गया। यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा अच्छे से। अब हम इसका जो एडजॉइंट ए है ना उसको फाइंड करते हैं, कैसे निकालते हैं एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए निकालने के लिए सबसे पहले हमें कोफैक्टर निकालने पड़ेंगे। कोफैक्टर कैसे निकालते हैं देखते हैं। फाइंड द मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर, कोफैक्टर निकालेंगे। देखो जो ये मैट्रिक्स लिखी हुई है ना यहाँ पे, ये वाली, ये जो फर्स्ट इसका नंबर है कौन से रो में आ रहा है और कौन से कॉलम में आ रहा है, आप लिखो, इसके पास में लिख लो। ये फर्स्ट रो में आ रहा है और फर्स्ट ही कॉलम में, मतलब फर्स्ट कॉलम एंड फर्स्ट रो। ये जो है ये कौन सी रो में आ रहा है, ये वाला फर्स्ट रो में आ रहा है, और फर्स्ट और सेकंड कॉलम में, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ऐसे इसको लिखना है। ये कौन सी उसमें आ रहा है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ऐसे हमें सबको लिख लेना है। ये बस समझाने के लिए है,
ऐसे एग्जाम में नहीं करना, अगर मन है तो कर सकते हो, बढ़िया समझाने के लिए, ठीक है। ये फर्स्ट और सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम 2 1 पे आ गया। ये वाला फर्स्ट सेकंड रो फर्स्ट सेकंड कॉलम, ऐसे हम सबको लिख लेंगे। ये वाला सेकंड रो थर्ड कॉलम, ये वाला थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, ऐसे मैंने लिख लिया यहाँ पे, ठीक है। तो अब कोफैक्टर कैसे निकालते हैं, देखो सबसे पहले हम C11 मतलब जो 1 नंबर पे आ रहा है, यहाँ पे 1 नंबर पे जो ये आ रहा है 1 नंबर पे, इसका निकालेंगे हम। C11 निकालो। C11 मैं यहाँ पे मैट्रिक्स लिख देती हूँ, आपको देखने में थोड़ा इजी हो जाएगा। दोबारा मैट्रिक्स वही ऊपर वाले लिखूँगी, 1 -1 1 2 -1 0 1 0 एंड 0। ये दोबारा मैट्रिक्स लिख ली मैंने, ठीक है। ऊपर दिख नहीं रही थी इसलिए मैंने यहाँ पे लिख ली। तो हम इसके लिए C11 के लिए निकालेंगे। C11 के लिए निकालो तो इसमें सेम वही करना है। क्या करेंगे, ये इसको हाइड किया, इसको हाइड किया, इसकी मल्टीप्लाई 0 के -1 में करेंगे 0 आ गया, और 0 के 0 में करेंगे 0। वही किया है हमने, ये वाला लिखा बस, ये वाला जो बाकी का बचा ना -1 0 0 0, इसकी इसमें मल्टीप्लाई, इसकी इसमें मल्टीप्लाई, 0 आ गया। और बस इसमें हमें एक एक्स्ट्रा क्या चीज़ ऐड करनी है, बस इसमें हमें साइन का ध्यान रखना है। साइन कैसे यूज करेंगे, अब देखो जो ये 1 1 है ना, ये वाला 1 जो है ये 1 नंबर पे आया हुआ है ना, इसलिए मैंने यहाँ पे C11 लिखा। तो हम इनको ऐड कर देंगे 1 + 1, 1 + 1 कितना होता है 2 होता है। अगर 2 आएगा ऐड करके तो इसका मतलब है कि साइन जो है पॉजिटिव आएगा, ठीक है। और अगर 3 5 मतलब ऐसे कोई ओड नंबर आएगा तो हमारा जो साइन है वो नेगेटिव आएगा। आगे देखते हैं, जैसे अब हम इसके लिए निकालते हैं -1 के लिए। -1 के लिए कौन से नंबर पे आ रहा है, 1 और 2, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। तो C12 इसलिए मैंने यहाँ पे C12 लिखा है, ठीक है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। तो इसके लिए कैसे निकालेंगे, इसको हाइड किया, इसको हाइड किया, हाइड कर लिया। तो यहाँ पे क्या आ गया, 0 की 2 में मल्टीप्लाई एंड 1 की 0 में मल्टीप्लाई। 0 की 2 में करेंगे 0 आ गया, और 1 की इसमें करेंगे, ये मैंने यहाँ पे लिख लिया था 0 2 और 0 1 और 0, जी इसकी इसमें करेंगे मल्टीप्लाई 0 और इसकी इसमें करेंगे 0, तो 0 ही आ गया। तो यहाँ पे तो माइनस कैसे आया, अब माइनस देखो यहाँ पे कैसे आया, 1 और +2 कितना होता है 3 होता है, तो 3 कैसा है ओड नंबर है तो माइनस आएगा, ओके। ऐसे ही हम C1 और 3 का भी निकाल लेते हैं। C1 3 का निकालो, ये रहा C1 3, यही है ना, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। ऐसे इसको हाइड किया, इसको हाइड किया, तो कौन सी ये वाला बचा, तो हमने ये लिख लिया, इसके इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इसके इसमें हमने ये लिख लिया यहाँ पर 2 - 1 1 0। आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, बस मैंने समझाने के लिए लिखा है दोबारा 2 - 1 1 0, ये मैंने यहाँ पे बस समझाने के लिए लिखा है ताकि स्टूडेंट ना कंफ्यूज ना हो कि क्या कर दिया। तो ये जो बचा था मैंने लिख लिया यहाँ पे, अब इसकी इसमें मल्टीप्लाई, इसकी इसमें मल्टीप्लाई, 0 की 2 में करेंगे तो 0 ही आएगी, और -1 की -1 में करेंगे तो -1, एक माइनस पहले से था, एक माइनस ये +1, तो ये 1 आ गया, ठीक है। और इसका साइन कैसे करेंगे हम, 1 और 3, 1 + 3 मतलब 4 आ गया, 4 मतलब इवन नंबर, इवन मतलब पॉजिटिव नंबर, इसलिए मैंने यहाँ पे पॉजिटिव लिखा, ओके। ये जो है पॉजिटिव। ऐसे ही हम कर लेंगे C21 के लिए। C21 के लिए कैसे करेंगे, C21 कौन सा है, यही है ना, ये वाला। इसके लिए तो हमने निकाल लिया, अब इसके लिए निकालेंगे, फिर इसके लिए, सभी नंबर्स के लिए निकालना है हमें इसमें, कोफैक्टर इसके इसमें ये सब, ओके। तो अब करो इसमें 2 1 के लिए। अब 2 1 के लिए हम इसको हाइड करेंगे, जहाँ जो भी रो और जो भी कॉलम होगी उसके अराउंड उसको ही हाइड कर लेंगे। ये वाला 2 है ना, ये 2, इसको हाइड करो, ये हाइड कर लिया। कौन सी कॉलम है, इस कॉलम में, इसको हाइड करो। बाकी के लिख लो, बाकी का क्या क्या बच गया, 0, ये वाला 0 -1 और 0 1, ये बच के हमने यहाँ पे लिख लिया, बेटा सेकेंड, ये 0 -1 1 -1 1 0 0, ये यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। अब इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो गया, इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो गया, तो 0 आ गया। ऐसे इसका साइन कैसे वो करेंगे, +2 + 1 3 हो गया,
3 मतलब नेगेटिव साइन। ऐसे ही हमने इसके लिए भी निकाल लिया, इसके लिए निकाल लेंगे तो इसको हाइड किया, इसको हाइड किया, ठीक है, ये बीच वाला हाइड किया। ऐसे हम 0 के लिए निकाल लेंगे तो इसको हाइड किया, इसको हाइड किया। ऐसे हम इस 1 के लिए निकाल लेंगे तो हम इसको हाइड किया, और ये नीचे वाले इसमें आ रहा है, इसको हाइड किया, ये बच गया। ऐसे हम इस वाले 0 के लिए निकाल लेंगे, इसको हाइड किया, इसको हाइड किया। इसके लिए निकाल लेंगे तो इसको हाइड किया, इसको हाइड किया, बाकी के बचे हुए लिख लेंगे। ऐसे ही कर रखी है सब में, तो ये सब निकाल लेना खुद। ये निकाल लिया, ये निकाल लिया, ये एंड ये निकाल लेना। ओके, तो बस अब क्या करना, हम इसके जो ये आए हैं ना हमारे पास नए एलिमेंट, इसकी जगह हमारा ये आ गया, इसकी जगह ये नई मैट्रिक्स में लिख लेंगे बना के। तो हमने यहाँ पे एक नई मैट्रिक्स लिखी, C इक्वल, नाम दे दिया उसको, कुछ भी नाम दे सकते हो, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट एलिमेंट क्या आया था, हमारा फर्स्ट एलिमेंट आया था 0, 0 लिख दिया। सेकंड क्या आया था हमारा 0, 0 लिख दिया। थर्ड क्या आया था हमारा +1, +1 लिख दिया। अब ये क्या आया था हमारा 0, ये -1, ये -1। ऐसे सीक्वेंस से ही निकालना, कभी ऐसे उल्टा सीधा निकालो नहीं, पहले ये फिर ये उसके अकॉर्डिंग तो लिखेंगे हम यहाँ पे, है ना, ऐसे लिख रहे हैं। इसको लिखेंगे 1 लिखा, इसको लिखेंगे 2 लिखा, इसको लिखेंगे 3 लिखा, लिख लिया। अब क्या करना है, अब हमें नॉर्मली जो रो है, रो को कॉलम में चेंज करना है ना, और कॉलम को रो में, ठीक है। ये जो रो है, ये वाला रो, इसको हम ऐसे लिख देंगे कॉलम में चेंज करके, ऐसे, ठीक है। ये ऐसे है, इसको ऐसे, ये ऐसे है, ये ऐसे। देखो, अब देखो कैसे लिखा मैंने, 0, 0, 1, ये ऐसे है, इसको ऐसे लिखेंगे 0, 0, 1, 0 -1 -1, 0 -1 -1, 1 2 1 1 2 1, ठीक है, सिंपल। बस अब हमारे पास क्या हो गया, ये भी निकल गया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए एंड एडजॉइंट ए भी निकल गया। बस अब फॉर्मूले में पुट करना है। फॉर्मूला क्या है, एडजॉइंट ए ऊपर रखना है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए नीचे रखना है। तो ये देखो, ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या था, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। एडजॉइंट ए का वैल्यू क्या हमारे पास क्या आई थी, ये जो मैट्रिक्स हमारे पास आई थी, ये यहाँ पे देख सकते हो आप, ये वाली मैट्रिक्स मैंने लिखी, ये सेम मैट्रिक्स लिखी। डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या आया था, 1 आया था। तो 1 से अब हम इसको डिवाइड करेंगे, इसका मतलब यही तो है ना कि डिवाइड करेंगे 1 से। तो 1 से अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो वही सब आएगा, तो इसलिए मैंने 1 से लिखा ही नहीं, क्योंकि जिस भी वैल्यू को 1 से डिवाइड करते हैं तो वही वैल्यू आती है ना, तो इसलिए मैंने नहीं लिखा, ठीक है। बस ये क्वेश्चन हो गया फर्स्ट। अब करते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या है, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल x sin x एंड x एक्सिस वेयर, जस्ट ने इसकी लिमिटेशन दे रखी है ना, लिमिट दे रखी है, x जो है वो ग्रेटर एंड इक्वल 0 एंड लेस देन एंड इक्वल टू पाई के हैं। तो हम क्या करेंगे, हमें क्या करना है इसमें, हमें एरिया निकालना है। एरिया जो इससे और इससे बाउंड हो, तो कैसे निकालते हैं, सबसे पहले हम इसकी लिमिट देखेंगे। 0 से 2 पाई तक का दे रखी है, 0 से 2 पाई तक का दे रखी है। हम इसकी लिमिट ना तोड़ लेंगे 2 भागों में, 0 से पाई, है ना, और फिर पाई से 2 पाई। ऐसे नहीं बोल देते कि जैसे हमें 1 से लेके 3 तक का दे दिया हमें, है ना, हमने इसको 2 भागों में तोड़ लिया, 1 से लेके 2 और फिर 2 से लेके 3, ऐसे ही हमने इसको भी तोड़ लिया। यहाँ पे 0 से लेके पाई एंड पाई से लेके 2 पाई तोड़ लिया। तो 0 से पाई के बीच में जो वैल्यू आएगी साइन की वो पॉजिटिव आएगी, इसलिए हमने तोड़ा। और पाई से 2 पाई के बीच में साइन की वैल्यू नेगेटिव होती है, ठीक है। अब कैसे निकालते हैं, बस हमें जो इक्वेशन दे रखी है ना उसका इंटीग्रेशन करना है और कुछ नहीं करना। 0 से पाई के बीच में और पाई से 2 पाई के बीच में, सिंपल है। तो कैसे हमने इक्वेशन लिख ली, हम इक्वेशन जो गिवन थी x sin x dx, हमने इक्वेशन लिखी। इसकी लिमिट कितनी रखी, 0 से पाई, ऐड कर दी उसमें सेकंड वाले लिमिट भी, पाई से 2 पाई वाले भी, इसमें भी सेम इक्वेशन लिखी, x sin x dx लिख ले। फिर इसके बाद क्या करना है, हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। नॉर्मल हमने पहले वीडियो में भी सीखा था इंटीग्रेशन करना, कैसे करेंगे। फर्स्ट फंक्शन तो ऐसा कैसे रखेंगे, हमने ऐसे रख लिया। सेकंड का इंटीग्रेशन करेंगे तो sin x का इंटीग्रेशन होता है माइनस कोस एक्स, इसलिए यहाँ पे कोस एक्स लगा दे और माइनस,
ठीक है। इसकी लिमिट कितनी है, 0 से पाई है, तो हमने इसलिए 0 से पाई रख दी लिमिट। हो गया माइनस। अब पूरे का इंटीग्रेशन होगा और पहले वाले का डिफरेंशिएशन होगा। पहले का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 होता है। दूसरे का इंटीग्रेशन क्या क्या होता है, माइनस कोस एक्स होता है। साइन एक्स का इंटीग्रेशन लिख लिया, डी एक्स प्लस। अब सेकंड वाला आ गया, ये यहाँ खत्म हो गया सेकंड वाला। सेकंड वाले का भी सेम ऐसे ही करना है। फर्स्ट फंक्शन तो सेम रखना है, सेकंड का इंटीग्रेशन करना है। सेकंड का इंटीग्रेशन होता है माइनस कोस एक्स। माइनस कोस एक्स लिख दे यहाँ पे। इसको लिमिट लगा दी पाई से 2 पाई के बीच में। माइनस माइनस करके क्या करना है, अब दोबारा फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन करना है। एक्स का डिफरेंशिएशन 1 होता है और साइन एक्स का हमें इंटीग्रेशन करना है, तो इसका इंटीग्रेशन माइनस कोस एक्स होता है। ठीक है, यहाँ तक समझ आया। तो अब आगे करेंगे माइनस एक्स कोस एक्स, इसको तो ऐसे ही लिख लिया हमने, सोल्व कर लिया। अब ये बचा हुआ है, इसको करेंगे कोस एक्स का 1 तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा। 1 की हम किसी भी चीज़ में मल्टीप्लाई करते हैं तो वही आता है, तो इसलिए माइनस कोस एक्स ही हो गया यहाँ पे। तो माइनस कोस एक्स का दोबारा इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस कोस एक्स का होता है साइन एक्स। ठीक है, एक माइनस ये था, एक माइनस ये था, तो मिलके प्लस हो गया और साइन एक्स आ गया यहाँ पे। और इसकी लिमिट 0 से लेके पाई तक, ये जो थी पूरे की लिमिट 0 से लेके पाई तक होगी प्लस। अब सेकंड वाला क्या है, माइनस एक्स कोस एक्स। माइनस एक्स कोस एक्स लिखा हमने यहाँ पे, 0 पाई से 2 पाई तक का। ठीक है, और ये वाला इसका भी हम इंटीग्रेशन करेंगे। कोस एक्स का कितना हो गया, प्लस के साइन एक्स। सेम है, ये अंदर की टर्म दोनों में सेम आ गई क्योंकि सेम ही इक्वेशन थी, बस इनकी जो लिमिट है ना वो डिफरेंस है। 0 पाई पाई 2 पाई, ये बस इनका लिमिट में थोड़ा सा डिफरेंस है, बाकी ये सेम है। तो अब क्या करेंगे, हम इसमें लिमिट रख देंगे। एक्स की जगह पाई रखो, एक्स की जगह हमें पाई रखना है और 0 रखना है, बस और कुछ नहीं करना। पहले पाई रखेंगे, एक्स की जगह पाई रखा तो माइनस पाई, पाई आ गया। कोस पाई की वैल्यू कितनी होती है, -1 होती है, इसलिए हमने यहाँ पे -1 लिख दिया प्लस। फिर एक्स की जगह पाई रखोगे तो कितना आ गया, साइन पाई की वैल्यू होती है 0, इसलिए 0 आ गया। ठीक है, प्लस। अब इसमें तो फिर 0 रखेंगे ना, हम 0 रखेंगे तो 0 इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आ जाएगा, और साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, तो इसलिए मैंने ये 0 लिखा ही नहीं क्योंकि ये 0 हो जाएगा पूरा का पूरा। ओके, तो अब आगे सेकंड वाला, इसमें भी ऐसी लिमिट रखनी है। एक्स की जगह इसमें हमें 2 पाई रखनी है। 2 पाई रखो, कितना आ गया, 2 पाई मल्टीप्लाई कोस 2 पाई, तो ये कितना हो गया, कोस 2 पाई की वैल्यू तो 1 होती है, इस 2 पाई हो गया, और साइन 2 पाई 0 हो गया, वो चला गया। अब ऐसे पाई रखेंगे, पाई रखा माइनस करके, तो एक्स की जगह पाई आ गया, माइनस पाई हो गया यहाँ पे, और कोस पाई की वैल्यू -1 होती है, तो इसलिए यहाँ पे माइनस पाई आ गया। ठीक है, तो बस अब हमने इसमें क्या किया है, पाई -1 की, माइनस पाई और -1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे माइनस से माइनस कट गया, प्लस पाई आ गया प्लस। ऐसे ही ये -2 पाई है और माइनस पाई है तो -3 पाई हो गया। अब -3 पाई, इसका मतलब है कि मोड, मोड मतलब कि इसमें अगर कोई वैल्यू नेगेटिव भी है ना तो हम उसको इसके बाहर लाके पॉजिटिव ही लाएंगे। जैसे इसमें -3 पाई आया तो इसको हटा के वैल्यू पॉजिटिव ही आएगी। मतलब जैसे कि मान लो कि यहाँ पे -3 है इसके अंदर, तो इसका मतलब है कि जो ये है ना, इसका माइनस का कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, इसी वैल्यू +3 ही होगी। इसके अंदर अगर 3 है तो वो भी फिर भी 3 होगी। इसका मतलब ही यही है कि पॉजिटिव वैल्यू ओनली। ठीक है, बस अब ये 4 पाई हो गया, ये इसका आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, इसने कहा है फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ कर्व। ये इक्वेशन दे रखी है, हमें इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करनी है। वेयर ए इज़ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, और जो उसमें ए दे रखा है वो कांस्टेंट है। तो हम क्या करेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करेंगे। कैसे करेंगे, इक्वेशन लिख लेते हैं, लिख ली। अब इसका डिफरेंशिएशन कर लेंगे विद रेस्पेक्ट टू एक्स। डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 2x होता है। मैंने समझाया था पहले भी वीडियो में। डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, जो पावर है वो तो आगे आ जाएगी, पावर आगे आ गई है ना, x लिखेंगे। अब इस पावर में से एक माइनस कर देंगे तो 2 में से 1 गया, 1 आ गया, तो 1 तो ऐसे ही रखेंगे। मतलब इसका मतलब तो ये है ना 2x, इसकी पावर 1 ही होती है, ये 2x ऐसे होता है डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएशन कितना आ गया,
2x आ गया। ऐसे ही वाई स्क्वायर का कितना आ जाएगा, 2y आ जाएगा इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स भी आएगा, माइनस 2a, 2 भी कॉन्स्टेंट a भी कॉन्स्टेंट, तो कॉन्स्टेंट का नहीं होता, 2a ऐसे कैसे रखा, y का कितना आ गया, बस y का होगा यहाँ पे, y का कितना आ गया, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल 0। ठीक है, अब क्या करेंगे, 2x ऐसा का ऐसा ही रखा, 2y भी सेम, ये भी सेम। अब हमें क्या करना है, अब समझो यहाँ पे, अब जो हमें पूरी इक्वेशन है ना, देखो एक्स वाई की फॉर्म में है ना, बस यहाँ पे जो a है ये वाला कांस्टेंट आ रहा है। अब हम इस a को भी एक्स वाई की ही फॉर्म में लिखना है हमें, मतलब इसमें a आना ही नहीं है, तो कैसे लिखेंगे, जो इसने हमें इक्वेशन गिवन थी ना ये वाली, यहाँ से a की वैल्यू निकाल लेंगे, कैसे निकाल लेंगे, निकालो। अब ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इसके इक्वल के इधर ले जाएंगे, या फिर इसको इधर ले आएंगे, 2ay को हम इधर ले आए, 2ay को इक्वल के इधर ले गए, माइनस का था तो प्लस का हो गया, इधर रह गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रह गया। अब हमें यहाँ पे बस a रखना है, खाली a की वैल्यू निकालना, जो 2 और y है मल्टीप्लाई में है तो इसके डिवाइड में चले जाएगा, तो ये 2 और y इसके डिवाइड में आ गया, तो a की वैल्यू हमारे पास ये मिल गई। अब जो a की वैल्यू हमारे पास ये मिली है, तो a की वैल्यू हम कहाँ रख लेंगे, a की वैल्यू हम इसमें रख लेंगे, ये जो थी, तो रखो, ये तो सेम ऐसा कैसे रखेंगे, 2 सेम, a की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2y, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2y रख लिया, डी वाई, इस 2 से ये वाला 2 कट गया, मल्टीप्लाई में था तो कट गया। अब यहाँ पे क्या बचा, ये सेम ऐसा कैसे आ गया, और हमें यहाँ पे डी वाई अपॉन डी एक्स को वाई डैश लिख लिया, लिख सकते हैं हम, वाई डैश बोलते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स को। ठीक है, बस ऐसे थोड़ा बार बार लिखना पड़ रहा है तो वाई डैश बोल दिया, तो ये सेम रख लिया, ये 2y, इसको हमने क्या रखा, वाई डैश रख दिया, माइनस यहाँ पे क्या बच गया, 2 तो कट गया था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बच गया अपॉन वाई बच गया, और डी वाई को हमने यहाँ पे क्या लिखा, डी वाई अपॉन डी एक्स है, सॉरी, डी वाई अपॉन डी एक्स को हमने यहाँ पे क्या लिखा, वाई डैश लिखा। ठीक है, यहाँ तक समझ आया। तो अब क्या आगे क्या करेंगे, अब आगे इसमें पूरी इक्वेशन में y से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे भी y से मल्टीप्लाई, यहाँ पे भी y से, यहाँ वाई स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे y से क्यों मल्टीप्लाई करें, ये वाला y हटाने के लिए, तो जब हम y से मल्टीप्लाई करेंगे ना इस पूरी इक्वेशन में, यहाँ पे भी y से, यहाँ पे भी y से, यहाँ पे भी y से, तो इस y से ये वाला y कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक y स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे ये तो देखो आगे यही लिखा है मैंने, क्या है, 2xy प्लस 2y स्क्वायर वाई डैश माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू वाई डैश बराबर 0। बस अब हमें यहाँ पे क्या करना है, कुछ नहीं करना, वाई डैश को एक जगह लेके आना, मतलब वाई डैश को कॉमन रखना है। वैसे तो आप यहीं तक भी छोड़ सकते हो क्वेश्चन को, कुछ वो नहीं है, बस वाई डैश को डी वाई अपॉन डी एक्स की फॉर्म में लिख के यहीं तक भी छोड़ सकते हो, पर अगर आगे ही सोल्व करना है तो कैसे करेंगे। ठीक है, हम इसमें वाई डैश के अंदर मल्टीप्लाई कर दी, ये ऐसे ही रखा, वाई डैश के अंदर इसमें मल्टीप्लाई कर दी और इसमें मल्टीप्लाई कर दी, करो एक्स स्क्वायर वाई डैश प्लस प्लस आना चाहिए बट एक माइनस बाहर भी है तो इसलिए माइनस माइनस वाई स्क्वायर वाई डैश लिख लिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे देखो ये वाला वाई स्क्वायर वाई डैश है, ये वाला वाई स्क्वायर वाई डैश है ना सेम बिल्कुल, तो 2y स्क्वायर वाई डैश में से एक वाई स्क्वायर वाई डैश मतलब घटा देंगे, तो क्या बचेगा, 2 में से 1 गया तो 1 वाई स्क्वायर वाई डैश बचेगा ना, तो वही कर रखा है, ये तो हमने सेम रखा है यहाँ पे, तो इसमें से ये एक चला गया तो कितना बच गया, क्योंकि ये प्लस का ये माइनस का है, तो कितना बच गया, वाई स्क्वायर वाई डैश, मतलब एक वाई स्क्वायर वाई डैश बच गया हमारे पास, माइनस एक्स स्क्वायर वाई डैश सेम ऐसा कैसे रहा, इक्वल 0। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे भी वाई डैश है, यहाँ पे भी वाई डैश है, इसमें नहीं है तो इन दोनों में से वाई डैश कॉमन ले लेंगे, ये तो हमने सेम रखा 2xy प्लस वाई डैश इसमें भी है इसमें भी है, तो सेम कॉमन ले लिया, वाई डैश कॉमन लिया बाहर, तो अंदर क्या बच गया, यहाँ पे इसमें बच गया वाई स्क्वायर लिखा है ना, माइनस माइनस लगाया, ये रहा माइनस, यहाँ पे हमने वाई डैश बाहर लिया तो यहाँ पे बच गया एक्स स्क्वायर इक्वल 0। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 2xy प्लस इसको हमने लिख लिया डी वाई अपॉन डी एक्स की फॉर्म में अब। ठीक है, मतलब क्वेश्चन सोल्व हो चुका है तो हम इस फॉर्म में लिख लेते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल 0। बस यही तो क्वेश्चन था, हमें सोल्व हो चुका है। अब जैसे इसको इधर भी लिख सकते हैं, मतलब इसको होता है ना 2+1 हो या फिर 1+2 कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना, तो सीक्वेंस में लाने के लिए हमने इसको पहले लिख लिया, ये वाला पहले लिख लिया,
एंड इसको बाद में लिख लिया, इसको बाद में लिख लिया, बस ये हमारा क्वेश्चन सोल्व हो गया। ये हमारी इक्वेशन थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। इसने डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, इसको सोल्व करना है। कैसे सोल्व करेंगे? सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, tan y tan x, जो tan x का डिफ्रेंशिएशन होता है, इसका मतलब होता है डिफ्रेंशिएशन। d/dx का मतलब होता है डिफ्रेंशिएशन, है ना। d/dx का मतलब क्या होता है? डिफ्रेंशिएशन। एंड इसका मतलब क्या होता है? इसका और ये dx लगा देगा, इसका मतलब होता है इंटीग्रेशन। ठीक है, तो tan x का फॉर्मूला है, याद कर लेना। tan x का डिफ्रेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x। समझ आया? tan x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है? sec स्क्वायर x। अब हम x की जगह कुछ भी रख लो, tan y बोल दो, tan y बोल दो, कुछ भी रख सकते हैं ना x की जगह, तो tan y tan z कुछ भी। अगर हम बोले कि tan y का डिफ्रेंशिएशन कितना होगा? sec स्क्वायर y होगा, बस x की जगह y आ जाएगा। ऐसे हमने यहाँ पे कह रखा है कि tan y का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा? sec स्क्वायर y। समझ आया? तो हमने इसको सोल्व करने के लिए इसको हमने u बोल दिया, लेट से u, tan x को, इसको हमने v बोल दिया। ठीक है, tan y को v बोल दिया। तो ये क्या हो गया? d/dx इंटू यू बी, इसको u बोल दिया ना इसको, तो du/dx लिख लिया हमने। किसके इक्वल है? sec स्क्वायर x के। ऐसे इसको करा, d/dy और इसको क्या बोला हमने? v बोला, इसलिए यहाँ पे v लिखा, इक्वल sec स्क्वायर y। तो इसको x को हम इधर ले गए, डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में चल जाएगा इसके साथ। डी इक्वल क्या हो जाएगा? sec स्क्वायर x dx। ऐसे ही हम इसको भी इधर ले गए, ये हो गया। अब क्या करेंगे? अब देखो, sec स्क्वायर x, इस इक्वेशन में sec स्क्वायर x है ना, तो sec स्क्वायर x की वैल्यू हमारे पास क्या है? du। तो इसकी जगह हम रख देंगे du। एंड sec स्क्वायर y भी है हमारे पास, dy, इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है? dv, इसकी जगह हम रख देंगे dv। तो रखो क्या? tan y सेम रखा हमने, इसकी जगह sec स्क्वायर x की जगह du जो हमारा आया अभी, प्लस tan x, इसकी जगह हमारा dv जो ये वाला है, इक्वल 0। अब क्या करेंगे? अब हमने tan y को क्या माना था? tan y को हमने माना था v, तो हमने यहाँ पे v रखा, tan y की जगह भी v रख देंगे। ठीक है, अब tan x को हमने क्या माना था? u माना था, यहाँ पे ये रहा u, तो इससे हमने u रख दे, इक्वल 0। अब क्या करेंगे? ये जो होता है ना वी डी यू प्लस यू डी वी, ये डिफ्रेंशिएशन होता है किसका? यू वी का, इक्वल 0। बस अब इसको इधर ले जाएंगे तो यू वी इक्वल कॉन्स्टेंट आ जाएगा। दिस इज द फाइनल इक्वेशन। tan x, अब यू वी की वैल्यू क्या थी? यू की वैल्यू क्या थी? ये वाली tan x थी ना, हमने माना था tan x, और v की वैल्यू क्या थी? tan y। तो u की जगह हमने tan x रख दिया, इंटू v की जगह हमने tan y रख दिया, इक्वल सी। बस यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है? फाइंड द सेंटर ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू पॉइंट 0 0 a0 एंड 0 b। इसने कहा है कि हमें एक सर्कल, सेंटर ऑफ द सर्कल, सर्कल का सेंटर फाइंड करना है। मतलब कोई एक सर्कल है, ठीक है, उसने कहा है कि इसका जो सेंटर है ना, हमें वो फाइंड करना है कि वो सेंटर के पॉइंट क्या होंगे। और उसने बता रखे है कि वो जो सेंटर है वो किस किस से पास हो रहा है? 0 0 से पास हो रहा है। मतलब मान के चलो कि यहाँ पे 0 0 है, कहीं पे a0 है, कहीं पे b0 है, ऐसे ऐसे इसने 3 पॉइंट्स देते हैं हमें। और उसके उस पॉइंट जो मतलब वो है ना, सॉरी सेंटर है, सेंटर्स के पॉइंट फाइंड करने हैं हमें। कैसे करेंगे देखते हैं। तो जर्नल सर्कल की इक्वेशन होती है ना, ये होती है, इसको याद कर लेना। ये हमारे पास फिक्स है, फॉर्मूला है, मतलब ये सर्कल की इक्वेशन है हमारे पास। सर्कल की इक्वेशन क्या होती है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस इक्वल 0, ये सर्कल की इक्वेशन होती है। ठीक है, अब हम फर्स्ट वाला पॉइंट करेंगे। फर्स्ट वाला पॉइंट क्या है? 0 0, हमने लिखा 0 0 लिखा। अब इसका मतलब क्या है? आपको पता है कि ये x की वैल्यू होती है, ये y की वैल्यू होती है। ठीक है, अब इस कुछ नहीं करना हमें, बहुत ज़्यादा सिंपल है। बस अगर हमारे ये वाली इक्वेशन याद है तो पूरा क्वेश्चन सोल्व। कैसे सोल्व? x की वैल्यू और y की वैल्यू रखनी है इसमें। x की वैल्यू क्या है? 0, y की वैल्यू क्या है? 0, जो हमें फर्स्ट वाला सेंटर दे रखा है। तो x की जगह 0 रखेंगे, y की जगह 0 रखेंगे, यहाँ पे भी x की जगह 0, y की जगह 0। तो ये वाला 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, मतलब ये यहाँ तक तो 0 हो गया। बचा क्या? c बच गया खाली, c इक्वल 0। तो फर्स्ट वाला हमारे पास क्या आ गया? ये आ गया। ठीक है,
अब आगे का, आगे में क्या है, आगे का, आगे में ये नेक्स्ट वाला पॉइंट जो दे रखा है, नेक्स्ट वाला पॉइंट ए और जीरो, हम ए और जीरो के लिए सोल्व करेंगे। ए और जीरो लिखा है यहाँ पे हमने, ए और जीरो में क्या करना है, सेम वही, ये किसकी वैल्यू है, एक्स की वैल्यू है, किसकी वैल्यू, वाई की वैल्यू। अब हमें इक्वेशन पता है, इक्वेशन क्या है, एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास, ए है, तो एक्स की जगह हम ए रखो, एक्स की जगह ए रखेंगे क्या आएगा, ए स्क्वायर आएगा, ए स्क्वायर प्लस वाई की वैल्यू क्या पर हमारे पास जीरो है तो जीरो हो जाएगा, इसको छोड़ दो, प्लस 2 रखा, जी रखा, एक्स की वैल्यू ए है तो ए रखा, 2GA प्लस 2FY, वाई की वैल्यू जीरो है तो जीरो हो जाएगा, हमने इसलिए छोड़ दिया, प्लस सी इक्वल जीरो। ठीक है, तो क्या करेंगे, अब इसको ए को इधर लेके चले गए, यहाँ से हमें जी की वैल्यू निकालनी है बस, इस ए को इधर लेके चले गए, इधर लेकर जाओ, माइनस ए स्क्वायर हो गया इधर, प्लस में तो माइनस में आ गया इधर। ठीक है, अब जी की वैल्यू निकाल ली हमें, तो जो 2a है ना मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा, तो ए स्क्वायर था इधर तो ये 2a इसके डिवाइड में आ गया 2a। ठीक है, अब स्क्वायर था तो एक स्क्वायर से ये वाला ए कट गया, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बच गया, माइनस का a/2, ये हमारे पास आ गई जी की वैल्यू। ये ऐसे ही हमें नेक्स्ट में करना है। नेक्स्ट हमें पॉइंट दे रखा था, क्या पॉइंट दे रखा था, जीरो और बी के लिए करना है, किसकी वैल्यू, एक्स की वैल्यू, किसकी वैल्यू, वाई की वैल्यू। तो कैसे करेंगे, रखो इस वाले इक्वेशन में एक्स की वैल्यू जीरो रखो, वाई की वैल्यू बी रखो, तो इसमें जीरो रखेंगे, एक्स की वैल्यू तो जीरो हो गई, वाई की वैल्यू बी रखेंगे तो बी स्क्वायर हो गया, एक्स की वैल्यू जीरो थी तो जीरो हो गया, है ना, इसमें वाई है, वाई की वैल्यू कितनी थी, बी थी, तो हमारे पास ये वाला आएगा, ये वाला आएगा, तो रखो बी स्क्वायर, वाई की जगह बी स्क्वायर हो जाएगा, ये तो जीरो हो गया, 2f वाई की जगह क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, 2FB इक्वल जीरो। तो यहाँ से हम f की वैल्यू निकाल लेंगे, f की वैल्यू निकाल लो, कैसे निकाल लेंगे, इसको बी स्क्वायर को इधर ले जाओ, इक्वल की इधर ले जाएंगे तो माइनस का बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, f की वैल्यू निकाल लेंगे, ये दोनों मल्टीप्लाई में है तो इसके कहाँ जाएंगे, डिवाइड में जाएंगे, तो ये दोनों 2 और b इसके डिवाइड में आ गए, एक b से एक b कट गया तो -b/2 आ गया, बस क्वेश्चन इज एंड। कैसे, अब हमें सेंटर क्या होते हैं, -G एंड -FI है हमारे पास, तो g की वैल्यू क्या थी हमारे पास, g की वैल्यू -a/2, बट हमारे पास माइनस पहले से है तो इसलिए a/2 एंड b/2, दिस इज़ द सेंटर ऑफ सर्कल। तो जो सर्कल है ना इसके सेंटर क्या है हमारे पास, a/2 एंड b/2 ऐसे आए। ठीक है, दिस इज आंसर। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द एसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला। इसने हाइपरबोला दे रखा है ना, और इसकी हमें एसेंट्रिसिटी निकालनी है। कैसे निकालते हैं, x² -2x -4y² इक्वल 0, हमने इक्वेशन लिख ली। हमें ना इसके स्क्वायर बनाने हैं, मतलब स्क्वायर रूट वाला जो फॉर्मूला होता है ना, a² + b² + 2ab किसके इक्वल होता है वो, a + b का होल स्क्वायर। a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a² + b² + 2ab। ठीक है, हमें ना कोई ऐसे स्क्वायर के टर्म में बनाने हैं, तो कैसे बनाएंगे, x और y दोनों को बनाएंगे, y तो ऑलरेडी है स्क्वायर के टर्म में, x भी है, बट x के साथ ये वाला सिंगल x जो है ना, इसके पास तो कोई स्क्वायर नहीं है, तो इसको भी बनाएंगे, मतलब इसको इसके साथ इंक्लूड करके इस पूरे का स्क्वायर जो हो जाए, कुछ ऐसे टर्म बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे, x² रखा, -2x रखा, अगर हमने इस इक्वेशन में +1 ही ऐड कर दिया और -1 ही हटा दिया, मतलब एक जोड़ दिया और एक ही घटा दिया, तो कोई फ़र्क पड़ा पूरी इक्वेशन पे, नहीं पड़ेगा। मान लो 10 रुपये हमारे पास, 10 रुपये में हमने 1 रुपया जोड़ दिया और 1 रुपया ही घटा दिया, मतलब किसी ने हमें 1 रुपया दिया और वो हमने खर्च कर दिया, तो हमारे पास तो 10 के 10 ही बचे ना, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, इन दोनों का तो हमारे पास 10 के 10 ही रहेंगे। तो ऐसे ही इस इक्वेशन में है सेम, क्या है, हमारे पास एक इक्वेशन थी, उसमें हमने 1 जोड़ दिया और 1 घटा दिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ा, कर दिया, -4y² करा। किया क्यों है ऐसा, किया इसलिए है कि हमें स्क्वायर रूट बन जाएगा। कैसे, देखो ये देखो, x² है ना, मतलब a² + b², क्योंकि एक का स्क्वायर भी एक ही होता है। ठीक है,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, मतलब a मतलब 1 और b मतलब x। इधर देखो x-1 लिख रही हूँ, जैसे कि मैं इसका स्क्वायर करना है तो कैसे करेंगे, एक्स ए का स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, माइनस आ रहा है तो यहाँ पे माइनस 2ab, ए मतलब एक्स, एक्स बी मतलब 1, 1 की तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आ गया। तो हमारे पास ये वैल्यू बन गई एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x। तो इसकी जगह हम क्या रख सकते हैं, इसकी जगह हम रख सकते हैं x-1 का होल स्क्वायर। समझ आया। तो -4y स्क्वायर यहाँ पे रखा हमने, जो ये -1 था इसको हम इक्वल के साइड ले गए तो ये +1 हो गया। इतना हुआ। ऐसा हमने क्यों किया, स्क्वायर रूट बनाने के लिए, क्योंकि जो एसेंट्रिसिटी होती है ना हाइपरबोला की, उसका जो फॉर्मूला होता है, सबसे पहले आप ये वाला फॉर्मूला याद करो, बिकॉज इस फॉर्मूले के बिना आप नहीं निकाल पाओगे। एसेंट्रिसिटी क्या होती है, E=√1 + b² / a²। ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हम जो ये है ना ऊपर, बस हमें x और y की फॉर्म में ही चाहिए। तो क्या करेंगे, x-1 तो आ गया, इसके नीचे कुछ नहीं है तो इसके नीचे हमने मान लिया 1 है, क्योंकि जिसके नीचे कुछ नहीं होता फिर मल्टीप्लाई में कुछ नहीं होता, वहाँ पे हमेशा 1 रहता ही है। 1 है माइनस y² रखेंगे, ये इसके उसमें है ना मल्टीप्लाई में, इसको हम नीचे ले जाएंगे। नीचे ऐसे नहीं जाएगा कि इसको डायरेक्ट नीचे ले जाएंगे, 1 के अपोन में आएगा, 1/4 आ गया। अब ये जो है ये तो हमारे पास a की वैल्यू है ये वाली, और ये हमारे पास b की वैल्यू है। ठीक है, सॉरी a², ये a² की वैल्यू 1 आ गई और ये b² की वैल्यू 1/4 आ गई। इतना सब कुछ हमने क्यों किया, a² और b² की वैल्यू निकालने के लिए बस, क्योंकि फॉर्मूले में हमें a² और b² की वैल्यू चाहिए, इसलिए हमने ये सब किया। ठीक है, कैसे निकालते हैं हम, निकालनी हमने सीख लिया, बस हमें रखना है, फॉर्मूले में रखो। कैसे रखेंगे, √1 + b² की वैल्यू क्या है, 1/4 है, 1/4 ये जो हमने निकाली 1/4 अपॉन a² की वैल्यू कितनी है 1 है, तो ये कितना आ गया 1 + 1 से डिवाइड करके कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा तो 1/4 ही आ गया। इसको सोल्व करो, सोल्व कैसे करेंगे, 1 रख के नीचे कितना आ गया 4 आ गया है ना। इसको सोल्व करो, 4 इसमें करो, 4 एकम 4 और 1 इसमें करो, 1 एकम 1 ऐड कर दो, 4 और 1 5, 5 तो √5/4, और 4 को 4 का √ होता है 2 है तो यहीं छोड़ दो आंसर, या फिर हम इसको ऐसे भी रख सकते हैं √5 और 4 को रूट से बाहर निकाल लो 2, ऐसे, ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, इवैल्यूएट। ये क्वेश्चन दे रखी है, हमें इसको इवैल्यूएट करना है, मतलब इसका मतलब क्या है, मैंने बताया था इसका मतलब है इंटीग्रेशन। हमें इस इक्वेशन का इंटीग्रेशन करना है, तो इसका हम इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। हाँ, नॉर्मली आपको ये याद होना चाहिए कि जो e⁻x sin x होता है ना, e⁻x sin x का डिफ्रेंशिएशन ये पूरी की पूरी इक्वेशन होती है। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, e⁻x sin x डायरेक्ट, e⁻x sin x प्लस e⁻cos x जो होता है वो किसका डिफ्रेंशिएशन होता है, होता है e⁻x sin x प्लस c का। तो डायरेक्ट लिखा मैंने, e⁻x sin x का होता है e⁻x sin x प्लस e⁻x cos x, यही जो सेम है ये आ गया हमारे पास। तो जो इसका इंटीग्रेशन है वो डायरेक्ट क्या आ जाएगा, e⁻x sin x प्लस c, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द वेक्टर्स। हमें ना इसका यूनिट वेक्टर फाइंड करना है जो परपेंडिकुलर है किसके, ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर, इन दोनों के परपेंडिकुलर है। ठीक है, परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर का मतलब होता है कि इसका जो ए और ये ए क्रॉस बी निकालना पड़ेगा, उससे हमें एक इक्वेशन मिल जाएगी। ठीक है, तो ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ इज, अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकालना पड़ेगा। हमने पीछे भी सीखा था ये निकालना पहले वाली वीडियो में। तो कैसे निकालते हैं, देखो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर हम कैसे निकालते हैं, ये निकालते हैं
पहले लिख लिया हमने आई जे के, ठीक है, मैट्रिक्स ऐसे डिटर्मिनेंट लगाया, आई जे के लिखा। आई जे के लिखने के बाद जो फर्स्ट वाली इक्वेशन थी, है ना, आई का कोफिशिएंट क्या है, आई के पास क्या मल्टीप्लाई में है, कुछ नहीं मल्टीप्लाई में है, तो हम आई के पास कुछ भी मल्टीप्लाई में नहीं है तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, है ना। जे के साथ क्या मल्टीप्लाई में कुछ भी नहीं है तो -1 लिखेंगे। के साथ क्या है, 1 है, तो यहाँ पे हमें हमारे क्या मिल गया, 1 -1 और 1, ठीक है, ये इससे मिला। और नेक्स्ट वाले से हमें क्या मिलेगा, आई के साथ क्या है, 2 है, 2 मिल गया। जे के साथ क्या है, कुछ नहीं है तो 1 है। के साथ क्या है, 4 है, 4 है, ये लिख लिया। ये इस वाले क्वेश्चन से मिला, ये इस वाले से, इसलिए हमने ये फर्स्ट वाले रो में रखा 1 -1 1, और ये सेकंड वाले में 2 1 4। समझ आया, इतना कुछ नहीं करना, बस वो वैल्यू रखनी है जो उसके कोफिशिएंट थे, ये और यहाँ पे आई जे के रखना है। अब फिर आगे कैसे करना है, आगे करना है वही वाला सेम, आई लिखा हमने, यहाँ पे आई लिख लिया, इसको हाइड किया, आई को इसको हाइड किया, ये बच गया 4 की मल्टीप्लाई -1 में, तो 4 की मल्टीप्लाई हम -1 में करेंगे तो कितना आ गया, -4 आ गया, -4 लिख लिया हमने यहाँ पे। 1 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो -1 लिख दिया। नेक्स्ट जे के लिए भी यहाँ पे हम हमेशा माइनस रखते हैं, इतना याद रखना, यहाँ पे हमेशा माइनस लगाएंगे, माइनस, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या लगाया, माइनस लगा दिया, -j, और इसमें हम प्लस लगाएंगे, इसमें प्लस लगाएंगे। देखो जैसे मैंने आई लिखा तो आई के साथ प्लस ही लिखा, जे के साथ माइनस लिखूंगी, के साथ प्लस लिखूंगी, याद रखना, ठीक है। जे वाले के लिए करेंगे, जे को हाइड किया, जे को हाइड किया, क्या बच गया, 4 की मल्टीप्लाई 1 में 4 1 जा 4, 4 लिखा है यहाँ पे, -2 की मल्टीप्लाई 1 में 2 1 जा 2 लिखा है यहाँ पे, हो गया। अब नेक्स्ट के लिए प्लस के ये इसको ऐड किया, इसको ऐड किया, 1 की मल्टीप्लाई करेंगे 1 में तो कितना आ गया, 1 1 जा 1, 2 की मल्टीप्लाई करेंगे -1 में, एक माइनस तो है हमारे पास और एक माइनस, ये 2 1 जा -2, तो प्लस हो गया यहाँ पे, ठीक है। इसको करके ज़रूर देख लेना खुद से, क्योंकि ऐसे कंफ्यूज हो जाएगा, ऐसे दिमाग में कन्फ्यूजन आ जाएगा, माइनस प्लस में ज़रूर गड़बड़ होती है। अब क्या करेंगे, -4 -1 कितना होगा, -5 हो गया, तो -5 की आई में मल्टीप्लाई करेंगे तो -5i, ठीक है। 4 -2 2 हो गया, अब 2 की -j में मल्टीप्लाई करेंगे -2j, 1 और 2 3 हो गया, 3 की के में करेंगे तो +3k, हमारे पास इक्वेशन मिल गई, ठीक है। अब इसका हम मैग्नीट्यूड भी निकाल लेंगे, इस वाले इक्वेशन का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, मैग्नीट्यूड मैंने पीछे भी सिखाया था निकालना, दोबारा से फिर सिखाती हूँ। मैग्नीट्यूड निकालने के लिए इसका कोफिशिएंट लेंगे, आई जे के की कोफिशिएंट लेंगे, स्क्वायर कर देंगे, अंडर रूट कर देंगे, अंडर रूट में किया 5, आई का कोफिशिएंट -5 है तो -5 का स्क्वायर, प्लस जे का कोफिशिएंट -2 है तो -2 का स्क्वायर, के का कोफिशिएंट 3 है तो 3 का स्क्वायर। अब -5 का स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर करेंगे तो माइनस तो हटे जाएगा खुद ही स्क्वायर से, क्योंकि पावर जो है वो इवन है। 5 5 जा 25, प्लस 2 2 जा 4, प्लस 3 3 जा 9, स्क्वायर खोल दिया इसका, अब स्क्वायर कर देगा तो अंडर रूट 38 आ गया, बस ये इसका मैग्नीट्यूड होगा। अब वो जो इक्वेशन वो कैसे लिखेंगे, जो हमारी ये इक्वेशन आई थी ना, इसको इससे डिवाइड कर देंगे, इक्वेशन लिखी हमने सेम जो निकाला था, ए क्रॉस बी करके, -5i -2j + 3k अपॉन अंडर रूट 38, जो मैग्नीट्यूड निकालना, यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। सिंपल था ना बहुत, यस। ऐसे ही हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द लेटेस्ट रेक्टम ऑफ इलिप्स। ये इलिप्स दे रखा है और हमें इसका क्या निकालना है, लेटेस्ट रेक्टम निकालना है। कैसे निकालते हैं, लेटेस्ट रेक्टम सेम किसके जैसा है, जो हमने पीछे क्वेश्चन किया था ना, एक ये एसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला वाला, सेम इसमें भी हमें स्क्वायर बनाना है। जो नीचे वैल्यू आएगी ना, ए और बी की जो वैल्यू आएगी बस वो लिखनी है, वो ही चाहिए हमें और बी की वैल्यू। चलो करते हैं इसको भी। इक्वेशन लिखी हमने यहाँ पे 3x² + y² = 12। अब इसमें हमें कुछ नहीं करना, क्योंकि हमारे पास x का भी ऑलरेडी स्क्वायर है, y का भी ऑलरेडी स्क्वायर है, तो इसमें हमें वो झंझट नहीं है कि स्क्वायर बनाना पड़ेगा, नहीं, बस हमें नॉर्मल यहाँ पे 1 बनाना पड़ेगा। 1 बनाने के लिए इसको पूरे इक्वेशन को हमने 12 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। 12 से डिवाइड करने से इक्वेशन को पूरी को 3x² / 12 + y² /
12 बराबर 12/12 क्यों किया? क्योंकि हमें यहाँ पे 1 बनाना है, क्योंकि 12 से 12 को वो डिवाइड करोगे तो 1 आ जाएगा। इससे करो, है ना, 4 आ गया 12। तो ये इक्वेशन हमारे पास क्या बनी? x² by 4 है ना, प्लस y² by 12 इक्वल 1। 12 से 12 को करेंगे तो 1 आ गया। समझ आ रहा है यहाँ तक? सिंपल है ना, कुछ नहीं किया, बस पूरी इक्वेशन को 12 से डिवाइड कर दिया। अब हमारे पास बन गई ना x² और y² की फॉर्म में। अब कोई एक्स्ट्रा एक्स तो है नहीं कि हम उसको भी बनाएंगे, अगर होता तो बनाते, अब नहीं है तो हमें सिंपल मिल गई x² और y², बहुत सिंपल है। तो कैसे करेंगे फिर आगे? अब हम करेंगे जो ये इसमें ना a और b की वैल्यू कैसे देखनी होती है, जो बड़ी वैल्यू होती है वो a की होती है। तो 4 बड़ा है फिर 12 बड़ा है, 12 बड़ा है तो 12 किसकी वैल्यू होगी? a² की वैल्यू होगी। तो a² की वैल्यू क्या होगी? 12 होगी। और b जो है वो छोटा होता है तो b² की वैल्यू कितनी होगी? 4 होगी। बस कुछ नहीं करना अब। सॉरी, जो l होती है ना लेंथ, वो 2b² होता है। ठीक है, लेटस रेक्टम जो निकालते हैं वो लेंथ को ही बोलते हैं, लेटस रेक्टम लेंथ को बोलते हैं। तो l इक्वल लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम ऑफ इलिप्स 2b²/a फॉर्मूला है, याद कर लेना। हर क्वेश्चन में ये फॉर्मूले ज़रूर याद करते रहना, क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं ना वो क्वेश्चन सेम आएंगे, बस उनकी जो डिजिट है ना वो थोड़ी चेंज होगी, मतलब कॉन्सेप्ट सेम होंगे, फॉर्मूले सेम होंगे। तो इसलिए फॉर्मूले याद कर लेना, और फॉर्मूले से ही पूरा क्वेश्चन हो जाएगा। अगर फॉर्मूले याद नहीं हो तो क्वेश्चन ही नहीं कर पाओगे। फॉर्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मान के चलो यहाँ पे इसकी जगह कोई और इक्वेशन आ जाती है, मतलब यहाँ पे 4 होता है, यहाँ पे 3 होता है, यहाँ पे 8 होता, तो हम यहाँ पे इसको 1 बनाने के लिए पूरी इक्वेशन को 8 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे कुछ डिवाइड में आ जाता है, यहाँ पे a की वैल्यू, b की वैल्यू, a² की b² की वैल्यू होती, तो यहाँ पे a² और b² की वैल्यू थोड़ी चेंज आ जाती बस। तो उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें फ़र्क पड़ता है फॉर्मूले से। फॉर्मूला क्या है? 2b²/a। 2b²/a मतलब b की वैल्यू और a की वैल्यू चाहिए बस हमें, और कुछ नहीं चाहिए। b और a की वैल्यू चाहिए। b² की वैल्यू कितनी है? 4 है, फॉर्मूले में रखेंगे 2 मल्टीप्लाई b² की वैल्यू रखो, कितनी है? 4 है, 4 रखा, अपॉन a की वैल्यू कितनी है? अब यहाँ पे देखो, हमें यहाँ पे फॉर्मूले में क्या a है ना कि a²। हमने वैल्यू किसकी निकाली? हमने वैल्यू निकाली a² की। a² की वैल्यू 12 है, तो a की वैल्यू कैसे निकाल लेंगे? इसको हटाने के लिए हम इसका अंडर रूट कर देते हैं। ये एक एक चीज़ ध्यान रखना, मतलब एक एक चीज़ को अपने माइंड में से सेट कर लेना, कहाँ क्या करते हैं क्या नहीं करते। a² हटाने के लिए मतलब हमें a की वैल्यू निकालनी, तो हमें ये तो हटाना पड़ेगा a², तो इसको हटाने के लिए हम इसका अंडर रूट कर देते हैं, इस वाले का, ये हट जाएगा इससे। ठीक है, दोनों साइड का अंडर रूट करेंगे तो इससे ये हट जाएगा, तो यहाँ पे अंडर रूट ये बच जाएगा। तो a की वैल्यू यहाँ पे अंडर रूट 12 आ गई, तो यहाँ पे रखो a की वैल्यू अंडर रूट 12 रखी हमने, बस कुछ नहीं करना। 2 × 4, इसको हम ऐसे, ये तो इसको यहीं पे छोड़ दो, यहीं पे कैसे 2 4 जा 8 अपॉन अंडर रूट 12, ये इसका आंसर आ गया। ये फिर अगर आगे सोल्व करना है तो कैसे करोगे? 2 × 4 तो ऐसे रखा हमने, नीचे 12 है अंडर रूट में, तो इसको 12 को हम लिख सकते हैं 2 × 3। अब 2 और 2 मल्टीप्लाई अंडर रूट में है, तो अंडर रूट से बाहर होके 2 यहाँ पे आ जाएगा एक मल्टीप्लाई में, जैसे मैंने यहाँ पे लिख रखा है। दोनों के दोनों ये एक मिल जाएंगे, मतलब एक हो जाएंगे। वो होता है ना कि अंडर रूट 2 और 2 ये बाहर आके एक 2 बन जाता है, जैसे इसके अंदर है 2 है तो बाहर आके 1 बन गया। अंडर रूट 3 ऐसा कैसे रहा? इस 2 से 2 कट गया, तो 4/√3। ये आंसर भी सही है और ये आंसर भी सही है, यहाँ तक भी छोड़ सकते हो आप इसको, और ये भी कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन नंबर 10th। इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू पॉइंट 2 and 3 एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन। ये हमें ना इक्वेशन ऑफ लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है, जो वो लाइन है किस किस से जाती है, वो इस पॉइंट से जाती है और इसके परपेंडिकुलर है, इस लाइन के परपेंडिकुलर। कैसे फाइंड करेंगे देखते हैं। गिवन लाइन क्या गिवन है हमारे पास? 3x + 4y = 5। तो हम यहाँ पे y की वैल्यू निकाल लेंगे। y की वैल्यू कैसे निकाल लेंगे? ये तो इधर ही रखेंगे, 3x इधर लेके चले जाएंगे इक्वल के इधर, तो प्लस के 3x इधर जाके माइनस के 3x हो जाएगा। देखो ये हो गया। ये 4y तो ऐसे ही रखा हमने,
5 ऐसे ही रखा और ये इधर आके माइनस का 3x हो गया। y की वैल्यू निकालने का तो 4 मल्टीप्लाई में है तो इसके डिवाइड में चली जाएगा, इसके भी डिवाइड में 4, इसके भी डिवाइड में 4, ये आ गया यहाँ पे 4, इसके भी डिवाइड में, इसके भी डिवाइड में, ठीक है। अब हमारे पास लाइन की इक्वेशन क्या होती है? लाइन की इक्वेशन होती है y इक्वल mx प्लस c, ठीक है। अब हम इसको इस वाले इक्वेशन को अरेंज कर लेते हैं सही से। y इक्वल इस वाले को तो हम पहले लिख लेते हैं, इसको तो हमने पहले लिख लिया, इसको हमने यहाँ पे लिख लिया बाद में, ठीक है। विद साइन, साइन इसके साथ ही रखना है, ये मत सोचना कि ये यहीं पे रहना दो, नहीं, कभी कभी इसको चेंज कर दो, नहीं। और हमने चेंज क्यों किया? चेंज किया हमने इसके लिए, कंपेयर करने के लिए, क्योंकि लाइन की इक्वेशन होती है mx प्लस सी। देखो ये होगी m की वैल्यू, m इसको मान ले m, ये x, ये प्लस और ये हो गया c। तो हमें यहाँ पे क्या मिल गई? m की वैल्यू मिल गई। m की वैल्यू कितनी होगी? माइनस के 3/4, इसको हमने बोले m1, ठीक है। और परपेंडिकुलर था तो परपेंडिकुलर, इसका मतलब अब परपेंडिकुलर होता है इस, ये अपोजिट हो जाता है, अपोजिट मतलब 4/3 हो जाएगा और इसका साइन भी अपोजिट हो जाएगा। अगर माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, तो वही आया यहाँ पे कि ये 4/3 अपोजिट हो गया है ना, 4 ऊपर 3 नीचे, और जो साइन था वो भी चेंज हो गया, परपेंडिकुलर का मतलब है। तो हमारे पास m की वैल्यू मिल गई। अब जो हमें पॉइंट दे रखे हैं, पॉइंट क्या दे रखे हैं? 2 और 3। तो एक फॉर्मूला याद करो, लाइन का फॉर्मूला है ये, मैथ में सबसे इम्पोर्टेंट है फॉर्मूले। y माइनस y1 इक्वल m2x माइनस x1, ये फॉर्मूला है। तो हम क्या करेंगे? m2 की जगह m भी हो सकता है, बस मैंने m2 इसलिए लिखी क्योंकि हमने यहाँ पे m2 लिख दिया था, तो इसलिए हमने m2 लिख दिया। तो आप यहाँ पे m भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये हमें पता ही है कि ये किसकी वैल्यू होती है, ये y की, या फिर y1 बोल दो, ये ये तो x1 की वैल्यू होगी और ये y1 की वैल्यू होगी। बस अब इसमें पुट कर दो, y तो ऐसा कैसे रखा, माइनस y1 की वैल्यू 3 रख दी, इक्वल, है ना। m2 की वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास? 4/3 आई थी ना, ये दिखा दो तो, ये जो हमने निकाली थी 4/3, ये वाली वैल्यू। तो ये वैल्यू हम यहाँ पे रख देंगे, m2 की वैल्यू 4/3, x माइनस x1 की वैल्यू कितनी? 2 रख दिया, बस कुछ नहीं करना, हो गया इक्वेशन सोल्व। 3 को इधर ले जाएंगे, मतलब मल्टीप्लाई, सॉरी डिवाइड में है तो इधर जाके कैसा हो जाएगा? मल्टीप्लाई में, इसके भी मल्टीप्लाई में, इसके मल्टीप्लाई में, तो 3y माइनस 3 जा 9 इक्वल 4, जो बाहर है ना ये इसके 4, इसमें मल्टीप्लाई होगा, इसमें मल्टीप्लाई होगा, तो 4x माइनस 4 जा 8, ठीक है। अब इसके बाद क्या हो गया? अब इसको सबको एक साइड ले जाएंगे, मतलब ये तो इक्वल के इस साइड ले जाओ, फिर इधर एक साइड ले जाएंगे। तो हम एक काम करते हैं, इन दोनों को इधर ले जाते हैं। 4x माइनस 8 तो सेम ऐसा कैसे ही रखा हमने, प्लस 3y है तो इधर जाके कैसा हो गया? माइनस 3y हो गया। -9 है तो इधर आके +9 हो गया, और 8 तो इधर था ही, ये भी इधर था, तो ये तो सेम है दोनों, बस। अब 4x माइनस 3y प्लस का 9 है और माइनस का 8 है, तो 9 में से 8 गया तो 1 बच गया। दिस इज़ द आंसर। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे, और आप अभी आपको ये क्वेश्चन मतलब ऐसे बहुत ज़्यादा हार्ड भी लग रहे होंगे कि नहीं मुझसे तो आता नहीं, तो ऐसा मत सोचना, क्योंकि अभी स्टार्टिंग है ना, तो उसमें ऐसा ही लगेगा, जब हमने नहीं पढ़ा पहले तो थोड़ा न्यू लगता है। बट अगर आपने सारे क्वेश्चन कर लिए ना एक बार, सारे क्वेश्चन दिमाग में बैठा लिए, इनके कॉन्सेप्ट की कैसे करना है, किसका फॉर्मूला क्या है, सारे फॉर्मूले याद कर लिए, तो अगर एग्ज़ाम में कोई ऐसा क्वेश्चन आएगा भी ना, तो उसको मतलब कॉन्सेप्ट वही लगा देना, वही फॉर्मूला, वही कॉन्सेप्ट, तो वो क्वेश्चन सोल्व खुद ही हो जाएगा। क्वेश्चन को रटना नहीं है, क्वेश्चन के फॉर्मूले और कॉन्सेप्ट को रटना है बस, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है। इससे आगे की जो वीडियो आएगी ना, मतलब जो हम 2024 का क्वेश्चन पेपर सोल्व करेंगे, उसमें जितने भी सारे क्वेश्चंस होंगे वो तुम खुद सोल्व कर लोगे, इतना मुझे मतलब विश्वास है कि सारे के सारे क्वेश्चन ऐसे ही होंगे, बस उनकी डिजिट और उनके कॉन्सेप्ट तो सेम होंगे, बस डिजिट और क्वेश्चन थोड़े अलग होंगे, फॉर्मूले सेम होंगे, इसलिए फॉर्मूले और कॉन्सेप्ट पर ज़्यादा ध्यान दो। बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय गाइस। तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए और पेपर की अच्छी तैयारी करते रहिए। अब हमारे यहाँ की लाइट भी जा चुकी है, बाय।